हो, मेरे से भी आकाश है। कुछ भी बोलना हो बोल सकते। ठीक। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, ये आप लोगों ने बताया था, है ना, कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होता है, आप ही में से आंसर आए थे। फिर ये हमने समझाया था कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये समझ में आया? ठीक है। उसके बाद स्टैक क्या होता है, यहाँ पर कई सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं। आगे की स्लाइड में इसी को स्प्लिट कर करके दिया गया है। तो ये यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे जब ये वाली ड्राइंग बना रहे थे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हैं? या अगर याद है तो क्या थे? कुछ तो याद होगा, कम से कम ए एंड द आर्टिकल तो याद होंगे, वर्ब तो याद होंगे कि ये बोला था। हे भगवान। अच्छा, ये याद है कि मैंने कुछ बताया था कि ये बहुत जरूरी होता है। ये नौ, क्या बोलते हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि मैं एकदम कॉम्पिटिटिव कर रहा हूँ उनसे नहीं बनता है ना, जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उनसे बन जाता है, जरूरी होता है। वो क्या बताया था मैंने? कोर कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल सही। और कोर कॉन्सेप्ट भी कुछ डिस्कस किए थे कि बेसिक लॉजिक ही है ना, क्योंकि कोई भी कोर कॉन्सेप्ट आप बॉइल डाउन करो तो वो बेसिक लॉजिक है। आपको लगेगा हाँ ये तो बड़ी आसान बात है, ये तो सही है, ये ऐसे ही होना चाहिए, पर जब आपसे पूछा जाएगा तो आप गलत करेंगे। तो वो कोर कॉन्सेप्ट्स क्या थे, जैसे दो तीन चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं कि हर डेटा स्ट्रक्चर एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नहीं होता है। अब ये पता होने के लिए, जब आप बोलेंगे कि क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है, तो वो पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए क्लास क्या होती है, क्लास के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। जैसे ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल का फंडामेंटल है कि वो हर जगह एक्सेसिबल होता है। तो हर जगह मतलब हर जगह, एक बार आपको बता दिया कि ग्लोबल वेरिएबल हर जगह एक्सेसिबल है, तो फिर दोबारा आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर वो एक्सेसिबल होगा कि नहीं होगा, राइट? ये कोर फंडामेंटल्स हैं, इनको भूलना नहीं, कोर कॉन्सेप्ट है, इनको भूलना नहीं है, इनको पकड़ के करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैक के बारे में डिस्कस किया था, होता क्या है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि उस पर नजर कैसे रखें, मेंटेन कैसे करें। मेंटेन करने में हमें पता चला कि टॉप ऑफ द स्टैक से मेंटेन करना चाहिए। टॉप से ही क्यों मेंटेन करना चाहिए वो भी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर किसी को कोई डाउट? डाउट है, नहीं है? बहुत है। इसके बाद हमने देखा स्टैक में और क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, इनको ऑक्सिलरी ऑपरेशंस कहते हैं। स्टैक खाली है, भरा है, साइज कितना है। उसके बाद, हाँ, उसके बाद स्टैक में एलिमेंट डालना कैसे, उसको पुश ऑपरेशन कहते हैं। स्टैक से एलिमेंट निकालना कैसे, उसको पॉप ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट? तो यहाँ तक सभी को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ गया, राइट? वेरी गुड। तो अब आज हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग अरेज। डायग्रामेटिकली समझना है, पहले डायग्राम बना करके समझना है कि स्टैक से अरे कैसे बनाएंगे कि डायरेक्ट कोड पर चले और कोड के साथ साथ समझते जाए। डायग्राम से। ठीक है। ओके। तो हमने क्या देखा कि स्टैक क्या होना चाहिए। हमने ये देखा कि जो स्टैक है वो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर की हम अ, चीजें डाल सके, सबसे पहली बात, है ना। तो ये मैंने एक चीज डाल दी है ना, दूसरी चीज डाल दी, तीसरी चीज डाल। अच्छा जी। अब स्टैक क्या होता है, इसको ऐसे नहीं करते।
ऐसे कर अब स्टैक क्या होता है कि एक उसकी तरह होता है, बकेट की तरह। ठीक है, जैसे ये बकेट है और इस बकेट के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स का जो साइज है वो भी उतना ही है जितना कि बकेट का है। उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट्स जो भी बकेट के अंदर जा रहे हैं, एक लेवल पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट जा पाएगा। राइट। है ना। आप देखिए, इतनी 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 चौड़ी बकेट है, इतनी चौड़ा ऑब्जेक्ट भी है, तो एक समय पर एक ही ऑब्जेक्ट जा पाएगा। करेक्ट। बहुत बढ़िया। उसके बाद अब देखिए, हमें अगर नया ऑब्जेक्ट डालना है तो हम क्या करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट हाथ में लिया, उसको उठाया, स्टैक के ऊपर रखा और अंदर धक्का दे दिया, पुश कर दिया। उसको पुश किया, वो नीचे चला गया, नीचे जाकर के यहाँ पर बैठ किया। करेक्ट। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पुश ऑपरेशन। स्टैक के ऊपर पुश ऑपरेशन। ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर हमें कोई एलिमेंट निकालना है तो हमने ऐसे निकाला। अब मुझे ये बताइए आप कि क्या मैं ये वाला एलिमेंट निकाल सकता हूँ। इसको नंबर देते हैं कल 11, इसको 12 और इसको 13। तो आप बताइए कि क्या मैं 11 को स्टैक के बाहर निकाल सकता हूँ। यस और नो। डायरेक्टली नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा। पहले 13 फिर 12 तभी निकलेगा 11। बिल्कुल। तो आ, मतलब कि सबसे टॉप वाला एलिमेंट ही एक्सेस किया जा सकता है। करेक्ट। हाँ। ओके। हाँ, तो स्टैक के अंदर ओनली द टॉप मोस्ट एलिमेंट कैन बी एक्सेस, and this is the core concept of this is the core working, है ना। जो मैकेनिज्म पढ़ते थे ना अपन, उसमें केमिस्ट्री की रिएक्शंस के पीछे मैकेनिज्म पढ़ते थे ना कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के पीछे का जो मैकेनिज्म है वो यही है कि सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को ही देखा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता है, हमारी आंख यहाँ पर है, यहाँ पर है आई, और आई देख रही है नीचे, ऐसे। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला दिख रहा है 13। लीफो प्रिंसिपल के पीछे का वर्किंग मैकेनिज्म यही है कि वी कैन ओनली सी द टॉप मोस्ट एलिमेंट, द टॉप मोस्ट एंटिटी। वी कैन नॉट सी द एंटिटीज बीनीथ इट। उसके ऊपर तो कोई एंटिटी होगी नहीं क्योंकि वो टॉप मोस्ट है। समझ में आ रही था। बहुत बढ़िया। हैविंग सेड दैट, क्या मुझे ये कोई बता सकता है, अगर आपको मैं बोलूं कि लीफो प्रिंसिपल के पीछे का वर्किंग मैकेनिज्म ये है कि सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट को देखा जा सकता है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि फीफो प्रिंसिपल के पीछे का वर्किंग मैकेनिज्म क्या होगा। क्या आप गेस कर सकते हैं। कि सिर्फ आगे का एलिमेंट देखा जाएगा। करेक्ट, सिर्फ सबसे नीचे वाला एलिमेंट, सबसे आगे वाला एलिमेंट देखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब ओनली टॉप मोस्ट एलिमेंट कैन बी सीन। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी कि हम क्या करेंगे, हम एक अरे बनाएंगे। हम एक अरे बनाएंगे, ठीक है। और हाँ जी, हम एक अरे बनाएंगे। उस अरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है ना, अरे प्रोवाइड्स रैंडम इंडेक्सिंग। यानी कि अरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम एक स्टैक बनाने का प्रयास कर रहे हैं यूजिंग एन अरे। क्यों अरे का क्यों यूज करना है, क्योंकि पहले से अवेलेबल ऑप्शंस हमारे पास
है नहीं स्टैक बनाने के लिए, हमारे पास क्या पहले से स्टैक है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी न किसी चीज की मदद से बनाएंगे। किसकी मदद से बनाएंगे? वो जो हमने सीखा है। तो आपने क्या सीखा है? आपने अरे सीखी है, आपने लिंक लिस्ट सीखी है। तो पहले हम अरे से स्टैक बनाएंगे, फिर हम लिंक लिस्ट से स्टैक बनाएंगे। ठीक है। अब तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? स्टैक यूजिंग अरेज। ठीक है। ये एक अरे है। इसके अंदर क्योंकि रैंडम इंडेक्सिंग है, इस वजह से इसकी सीक्वेंसिंग पर आप कभी भी कैसे भी एक्सेस कर पाओगे। करेक्ट? कभी भी किसी भी इंडेक्स पर कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर पाओगे। क्या स्टैक में ऐसा होता है? नहीं। तो स्टैक में हम लोग किसको एक्सेस कर पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ किस एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं? लास्ट एलिमेंट। टॉप मोस्ट एलिमेंट, हाँ लास्ट एलिमेंट। और लास्ट एलिमेंट पर कुछ होता है, उसे क्या कहते हैं? टॉप। हाँ, टॉप ऑफ स्टैक, टॉस। ठीक है, सो दिस इज टॉस। अच्छा, तो अब सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन क्या लगेगा कि हाँ जी, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन क्या लगेगा? रिस्ट्रिक्ट एलिमेंट एक्सेस ओनली टिल टॉप ऑफ स्टैक। करेक्ट है ना? बहुत बढ़िया। दूसरी चीज आप मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको खुद ही लगेगा कि अरे वाह बिल्कुल सही बात। राइट? चेक एम्प्टी और फुल। एम्प्टी फुल क्यों चेक करना है? क्योंकि अरे है, हम लोग अरे के बाहर इंडेक्स नहीं कर सकते, गलत बात होती है। राइट? ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि मुझे ये बताइए, एलिमेंट एक्सेस करने की कब कब जरूरत पड़ सकती है? जब उसे रिमूव करना हो हाँ ठीक है। या फिर किसी दो एलिमेंट्स के बीच में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो अच्छा ठीक है, और या एरे का साइज बताना हो। ठीक है, और ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहले इस पर बात करते हैं, इंसर्ट बिटवीन टू एलिमेंट। क्या हम स्टैक के अंदर दो एलिमेंट के बीच में तीसरा एलिमेंट डाल सकते हैं क्या? नहीं। तो इंसर्ट बिटवीन टू एलिमेंट्स वाली बात गलत हुई। ठीक है, उसको हटा दो। अब मुझे बताइए कि क्या साइज ऑफ अरे, एक अरे का साइज कांस्टेंट होता है, हाँ या ना? तो साइज ऑफ अरे क्या स्टैक में कुछ भी ऑपरेशन करें चेंज होगा? नहीं होगा। अगर वो चेंज नहीं होगा तो क्या हमें साइज ऑफ अरे की जरूरत है? नहीं। ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक और कहाँ इस्तेमाल होता है? टॉप ऑफ द स्टैक पुश ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है ना? क्योंकि हमें टॉप ऑफ द स्टैक को एक बढ़ाना है और फिर वहां पर पुश करना है। करेक्ट? गलत।
पहले टॉप ऑफ द स्टैक के एक आगे पुश करना है और फिर टॉप ऑफ द स्टैक को एक बढ़ाना है। लास्ट क्लास में बताई थी ये बात, इस पे डिस्कस भी किए थे 15-20 मिनट। आज जल्दी जल्दी हम लोग समझ करके कोड करेंगे। जितने कॉन्सेप्ट्स थे हम लोगों ने समझ लिए, है ना। तीसरा काम क्या हो सकता है, रिट्रीव टॉप एलिमेंट। स्टैक में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसकी भी तो जरूरत पड़ सकती है कभी ना कभी। कभी मुझे पता चलो भाई स्टैक के अंदर क्या है बताओ, तो बोलोगे 13, तो 13 कहाँ से मिला, टॉप ऑफ द स्टैक से मिला, राइट। आपकी आई आई जो मैंने यहाँ पर बनाई है आंख, वो क्या काम कर रही है, टॉप ऑफ द स्टैक पे में काम कर रही है। देखिए अभी आई को क्या दिख रहा है, 13। 13 को मैंने स्टैक से पॉप कर दिया तो टॉप ऑफ द स्टैक एक नीचे चला जाएगा और आई को क्या दिखेगा, 12। करेक्ट। आई क्या काम कर रही है, टॉप ऑफ द स्टैक पे ही काम कर रही है। तो रिट्रीव, अब आप बोलोगे ना रिट्रीव, जब मैंने बोला तो आप बोलोगे वो तो आंख से दिख रहा है, आई से दिख रहा है। आई से नहीं दिख रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक से दिख रहा है। ठीक। चौथा और आखिरी पॉइंट स्टैक यूजिंग अरेज का, कि एक सेकेंड, हाँ जी, चौथा और आखिरी पॉइंट, आप मुझे बताइए साइज ऑफ स्टैक कैसे निकलेगा। सर लीफो, माइक खोल के बोल दिया करिए भाई, मुझे समझ नहीं। हाँ जी। सर लीफो को ध्यान में रखते हुए इंसर्ट तो करवा सकते हैं। क्या इंसर्ट, हाँ इंसर्ट कर सकते हैं, पर वो दो के बीच में थोड़ी होगा। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, कि अगर मुझे 12 और 13 के बीच में 12.5 इंसर्ट करना है तो मैंने 13 को बाहर निकाला, फिर यहाँ 12.5 डाला, फिर 13 को वापस ले आए। वो कर सकते हैं, पर उसको इंडिविजुअल ऑपरेशंस में ब्रेक करिए। पहला क्या है, पॉपिंग 13, जिसमें क्या लगा, टॉस लगा। उसके बाद पुशिंग 12.5, जो कि क्या है, पुश ऑपरेशन, जिसमें फिर से टॉस लगा। उसके बाद पुशिंग 13 अगेन, तो वो तीसरा ऑपरेशन, उसमें फिर से पुश लगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपने जो आपका इंसर्ट बिटवीन टू एलिमेंट्स था उसको तीन चंक्स में ब्रेक कर दिया, पॉप, पुश, पुश। आप इसको सही तरीके से चार चंक्स में ब्रेक करना चाहिए। पहला एलिमेंट क्या है, 13, तो पहले 13 को रिट्रीव किया, किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद उसको पॉप किया, उसके बाद पुश किया और खत्म। तो चार हो गए, रिट्रीव, पॉप, पुश, पुश। ऐसे हो गए इंसर्ट बिटवीन टू एलिमेंट्स। ठीक है। साइज ऑफ स्टैक कैसे निकलेगा, क्या कोई बता सकता है। कल मैंने क्या बताया था, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था साइज ऑफ स्टैक के लिए, वो बताइए। आई थिंक पॉइंटर का यूज करके हम साइज निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड ऐसी चली रही। हाँ जी। तो ये देखिए, हमने लास्ट क्लास में साइज ऑफ स्टैक बताइए, लास्ट लास्ट पॉइंट पढ़िए। Keep a variable named count of type integer and increment or decrement it accordingly। अब आप मुझे बताइए कि while using an array to form a stack, the top of stack is an integer value which represents the index at which the latest element, लेटेस्ट यानी कि टॉप मोस्ट,
element of the stack is present, they are stored, right? ये बात सही लिखी है क्या ग्रीन वाली? ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ये बात सही है, क्या ये बात भी सही है कि पोजीशन इन अरे इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1? ये सही है? ये सही है? अरे भाई, स्टैक किस में ये चीज की फर्स्ट पोजीशन है पोजीशन? किस ऑफ चीज की एनीथिंग, पोजीशन? स्टैक में ऑफ एनीथिंग, स्टैक में ये फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन है। इंडेक्स क्या है? 0। स्टैक में ये सॉरी, अरे में ये सेकंड पोजीशन है। इंडेक्स क्या है? 1, यानी कि 1 + 1 2। अरे के अंदर ये थर्ड पोजीशन है। इंडेक्स क्या है? 2, 2 + 1 3। अरे में ये फोर्थ पोजीशन है। इंडेक्स क्या है? 3, 3 + 1 4। ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? है ना? ठीक। तो तीसरी बात अगर मैं ये लिखूं कि पोजीशन ऑफ द लेटेस्ट एलिमेंट इक्वल टू काउंट, ये सही है कि नहीं? देखिए, मेरी बात समझिए। 11 की पोजीशन क्या है? 1, राइट? जल्दी जल्दी। 12 की पोजीशन 2, 13 की पोजीशन 3, करेक्ट? काउंट कितना है? 3, करेक्ट? वेरी। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि पोजीशन ऑफ लेटेस्ट एलिमेंट इक्वल टू काउंट, ये बात सही है कि गलत है? सही। सही है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप लोग कह रहे हैं कि ये बात सही है, तो आप ही लोग मुझे बताइए कि आपका जो स्टैक है, जो अभी ऐसा दिख रहा है, वो क्या कभी इस दुनिया में ऐसा दिख सकता है? ऐसा नीचे जगह खाली है स्टैक के अंदर, और ऊपर वो है, यहाँ जगह है, यहाँ कुछ ना कुछ आ सकता है, पर खाली है। क्या स्टैक ऐसा हो सकता है? यस और नो? नो। वाई? क्योंकि पहले पुश कराते हैं उसके अंदर, तो पुश होगा तो सबसे जो पहला पोजीशन होगा वही जाके तो स्टोर होगा। ठीक है, फिर फिर उसके बाद बाकी एलिमेंट्स उसके ऊपर आते जाएंगे जब पुश कराते जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 10 9 8 7 रहे और डिलीट हो गए हो, तब? क्या? 11 के नीचे 10 9 8 7 भी थे, डिलीट हो गए, तब? पर लेकिन डिलीट तो एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं ना, पॉप होके। बिल्कुल सही। तो ऐसे डिलीट नहीं हो सकते, डिलीट पहले 13 ही होगा, राइट? कम वक्त में, है ना? हाँ। जी। सो पोजीशन ऑफ लेटेस्ट एलिमेंट इक्वल्स टू काउंट, राइट? ओके। टॉस क्या होता है अरे के अंदर? सबसे पहली वाली लाइन में लिखा है, टॉस क्या होता है? टॉप ऑफ स्टैक। टॉस वो इंडेक्स होता है जिसपे लास्ट एलिमेंट हो, ठीक है? लास्ट एलिमेंट जिस इंडेक्स पे है उसकी पोजीशन क्या होगी? इंडेक्स +1, करेक्ट? पोजीशन ही क्या है? काउंट। पोजीशन ही काउंट है ना? ठीक है, पोजीशन ही काउंट है, मतलब काउंट है इंडेक्स +1। इंडेक्स किसका? लास्ट एलिमेंट का। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? TOS। बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा?
काउंट इक्वल टू टॉस प्लस प्लस 1। तो साइज ऑफ स्टैक क्या होगा? टॉस प्लस 1, राइट? सही है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है लास्ट सेकेंड नहीं, कहाँ पर? हाँ, सेकेंड लास्ट पॉइंट में, यूज ऑफ टॉस इफ एंड ओनली इफ इंट रिटर्न द वैल्यू ऑफ टॉस। अब उस समय पर हमने टॉस प्लस 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम जो राइट साइड में ड्राइंग बनी है वैसा एग्जांपल देख रहे थे। 11th पोजीशन 1 पे, 12th पोजीशन 2 पे, 13th पोजीशन 3 पे। टॉस की वैल्यू क्या थी? 3, 3 रिटर्न कर दिया। पर अरे में टॉस की वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इंडेक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि हम बोल रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कोई ये क्या बताना चाहेगा कि टॉस की वैल्यू को अरे से क्यों रिप्रेजेंट, मतलब वही इंडेक्स से क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि TOS एक टाइप का पॉइंटर है जो कि एड्रेस से पॉइंट कर रहा है, मतलब एड्रेस को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, ठीक है, और कोई आंसर? और इसको एस्ट्रिक ARR प्लस आई जो अपन यूज करते हैं ना एड्रेस के लिए, उससे मतलब रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा है। ठीक है, और देखिए, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? एक ऐसा पॉइंटर है जो स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करे, करेक्ट? ओके, स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसके अंदर अ, अगर स्टैक अरे से इम्प्लीमेंट हो रहा है तो अरे के अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शनैलिटी पहले से होती है कि हम लोग इंडेक्स के माध्यम से उस पोजीशन पर जो भी वैल्यू है उसको एड्रेस कर पाए, उसको एक्सेस कर पाए, करेक्ट? तो जब हमारे पास एक ऐसी फंक्शनैलिटी पहले से दी हुई है तो फिर हम टॉस को अरे का नाम लेकर के एक पॉइंटर बनाएं और फिर उस पॉइंटर को इंक्रीमेंट करें, या ऐसी कुछ भी फालतू की माथापच्ची क्यों करें? हम लोग सीधे इंडेक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हमने टॉस को इंडेक्स का फॉर्म दिया। अगर हमारे पास ये इंडेक्सिंग वाला बेनिफिट ना होता तो हम टॉस को इंडेक्स का फॉर्म नहीं देते, करेक्ट? करेक्ट? क्या डाउट है? सर उसपे इंडेक्सिंग वाला फॉर्मेट है या फिर पोजीशन वाला फॉर्मेट है, ये इतना इजीली कैसे आप मतलब एक स्टेटमेंट के थ्रू डिसाइड कर रहे हैं? हम्म, तो ये स्टेटमेंट के थ्रू डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। ये जो बड़े लोग हैं प्रोग्रामर है ना, जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर बनाया, तो वो लोग ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। जैसे एक बुक है, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स, CSLR नाम से ज्यादा फेमस है। CSL और R ये चारों उस किताब के लेखक हैं। उनका नाम मुझे नहीं याद कि पूरा नाम क्या है। तो इन जैसे महान लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स जिन्होंने बनाया, जिन्होंने शुरुआत की, उन्हों उन उनमें स्टार्टिंग में पहले उन्होंने सोचा होगा कि यार अरे में इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, है ना, एक टॉस पॉइंटर कैसे चलाएंगे अरे में, क्योंकि जनरली टॉस एक पॉइंटर होता है उस डेटा टाइप का जिस डेटा टाइप से स्टैक बना है। पर आ, कभी ना कभी किसी न किसी महान आदमी को ये ख्याल आया होगा 10 साल 15 साल बाद स्टैक के बनने के, या हो सकता है एक आध महीने बाद ही, कि हम लोग उसको एक पॉइंटर क्यों बना रहे हैं जब अरे के अंदर पहले से ही इंडेक्सिंग अवेलेबल है। इस ख्याल को लेकर के वो आगे बढ़े और उन्होंने बोला कि टॉस आज से इंटीजर अरे में
टॉस आगे इंटीजर वैल्यू होगी जो कि इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जब उन्होंने बनाया, जब वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे, उसको आरए से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो बना रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि इसके लिए टॉस में हम इंटीजर इंडेक्स डालेंगे, किसका, अरे का। उसके बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, पढ़ते पढ़ते आज हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। तो सर इसको एक आइटरेटर बोल सकते हैं क्या? क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू स्टोर कर रहा है, एड्रेस तो कर नहीं रहा है ऐसा कुछ सच खास। गुड क्वेश्चन। इटरेटर क्या होता है? जो मतलब इंडेक्सिंग स्टोर करके पूरे एरे में आइटरेट कर रहा हो, पर लेकिन उसमें तो देखिए, इंडेक्सिंग का खेल रहता है ना पूरा। इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर जो आपको देना चाहिए था, इटरेटर सी प्लस प्लस एसटीएल यानी कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का एक कंटेनर होता है, जो कि सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बाकी कंटेनर्स के वैल्यूज को या एलिमेंट्स को इटरेट कर सके। वो एक पॉइंटर होता है जो कि सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बाकी कंटेनर्स के डेटा टाइप का पॉइंटर बनता है। अ, कैसे बनता है? ऑटो कीवर्ड का इस्तेमाल कर। ये आंसर आपको देना है आज से कभी भी अगर कोई इटरेटर पूछे तो। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट आप देखें सी प्लस प्लस से बाहर निकल करके कि इटरेटर क्या होता है। तो जो जैसा आपने बताया वैसे ही कुछ कुछ, इटरेटर एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स पर इटरेट करे, एक के बाद एक सब पर जाए। जैसे आप अपने कीबोर्ड पर एक एक की पर अपनी उंगली रखिए और आगे बढ़िए, शुरू से लेकर कर एस्केप से लेकर कर लास्ट में जो किनारे नम पैड वाला एंटर होता है वहां तक, तो आपकी उंगली उस समय पर उस कीबोर्ड का इटरेटर होगी। अच्छा, अब टॉप ऑफ द स्टैक एक इटरेटर क्यों नहीं है? इसका सबसे पहला आंसर जो आपको पहली वाली डेफिनेशन से ही मिल जाएगा। टॉप ऑफ द स्टैक एक पॉइंटर नहीं है, इस वजह से वो एक इटरेटर नहीं है। जब हम मोर जनरल डेफिनेशन पर जाते हैं तो टॉप ऑफ द स्टैक का काम, अभी बात सिर्फ और सिर्फ स्टैक यूजिंग अरे के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। टॉप ऑफ द स्टैक का काम पूरे पूरे स्टैक को इटरेट करना नहीं। स्टैक को इटरेट करने की जरूरत कब आएगी? जब हमें स्टैक को ट्रेवर्स करना हो, उसके अलावा स्टैक इटरेट करने की जरूरत नहीं आएगी। तो टॉप ऑफ द स्टैक का काम स्टैक में इटरेट करना नहीं है। वो स्टैक के अंदर ऊपर नीचे मूव कर रहा है, वो सही है, वो गलत नहीं है, पर वो एक इटरेटर नहीं है। दोनों के बीच में फर्क है, कम फर्क है पर फर्क है। जो आपके सवाल का दूसरा पॉइंट, टॉप ऑफ द, जो बेसिकली रीजनिंग थी कि आपने क्यों सोचा टॉप ऑफ द स्टैक इटरेटर है, वो ये था कि एक इटरेटर भी अरे के इंडेक्स पर काम करता है, उन पर ट्रेवर्स करता है। टॉप ऑफ द स्टैक भी अरे के इंडेक्स पर काम कर रहा है और उनपे कैसे ना कैसे तो ट्रेवर्स ही कर रहा है। पहले जीरो था, स्टैक भरते जाएंगे तो कहीं ना कहीं फाइव होगा। अच्छा, तो इसका आंसर देने के लिए टॉप ऑफ द स्टैक इंडेक्सेस पर इसलिए काम करता है क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंटर है जो कि, अब यहाँ पर पॉइंटर में सी प्लस प्लस के यूजुअल सेंस के पॉइंटर में बात नहीं कर रहा हूँ जो कि किसी एक का एड्रेस स्टोर करे। यहाँ पर हम्म पॉइंटर में उसकी बात करूँ जो किसी को दर्शाए, किसी पर पॉइंट करे, किसी पर उंगली करे। तो हम्म टॉप ऑफ द स्टैक एक ऐसी चीज है जो स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट के ऊपर उंगली करता है और हम्म बताता है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट यहाँ पर है। हम्म। इस मतलब उसके ऐसा करने काम के के लिए, बेसिस पे बोल रहे हैं ये ऐसा है। हाँ, ओके। हाँ। और एक काम और करते हैं थोड़ा बेहतर करने के लिए इसको। बेटर है ना? अब आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ पाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया।
तो क्या ये क्लियर है कि टॉप ऑफ द स्टैक जो मैंने अ, ये वाली लाइन लिखी is the top of this while using an array to form the stack. Top of the stack is an integer value which represents the index at which the topmost element of stack is stored. क्या ये लाइन सबको समझ में आ गई? ठीक है। क्या इसमें आप ये लाइन क्यों है इस बात पर कोई सवाल करना है? नहीं। ठीक है। तो अब हम कोड लिखते हैं। अब आप मुझे बताइए, कोड आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चाहिए कि प्रोसीजर ओरिएंटेड चाहिए? मतलब कि कोड में क्लास वगैरह बनानी है कि नहीं बनानी? क्लास वाले। क्लास अलग चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो क्लास स्टैक यूजिंग अरे, ठीक। सब कुछ पब्लिक मोड में रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इज्जत समान के साथ। सबसे पहली चीज, एक काम करते हैं, सब कुछ को पब्लिक मोड में नहीं रखते हैं। तो हाँ, प्राइवेट मोड में हम एक अरे बनाएंगे इंटीजर टाइप की। ये जो स्टैक होगा वो एक इंट स्टैक होगा, मतलब इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है। तो इंट अरे बनाएंगे, अरे का नाम होगा स्टैक। इसका साइज दे देते हैं 6। ठीक है। दूसरा बनाते हैं कॉन्स्ट इन मैक्स साइज इक्वल टू 6। ठीक है। मैक्स साइज को यहाँ पर लिख देते हैं। इससे कभी भी हमें स्टैक का साइज चेंज करना होगा तो हमें सिर्फ एक वेरिएबल की ही वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। अब चलें तो सिंपल होंगे। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, एज सच कुछ करना नहीं है कंस्ट्रक्टर के अंदर। हम एक काम करते हैं, एक इंट बनाएंगे टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है। इसको इनिशियलाइज कर देंगे -1। और हम कंस्ट्रक्टर नहीं, इंट बनाएंगे टॉप ऑफ द स्टैक सिर्फ। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम टॉप ऑफ द स्टैक को इनिशियलाइज कर देंगे -1 या असाइन करेंगे। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन का ही काम करता है, तो ये असाइनमेंट नहीं है, ये इनिशियलाइजेशन है। मैंने ये आपको बताया था कि ये असाइनमेंट है, ये डिक्लेरेशन है, और यहीं पर अगर कर देते तो वो इनिशियलाइजेशन होता है। पर क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है इस वजह से ये भी इनिशियलाइजेशन ही है। ठीक है, आपको समझ आई ये चीज? हाँ। इसका सही इनिशियलाइजेशन ये होता है, ये वाला अगर आपने देखा हो, ये इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर की इनिशियलाइजर लिस्ट। तो ये होता है सही वाला इनिशियलाइजेशन। ठीक है, वो असाइनमेंट ही है। ये बात समझ में आई? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके। अब क्या करेंगे, स्टैक के अंदर क्या क्या होता है बताइए? पुश, पॉप, साइज, इज फुल, इज एम्प्टी, और क्या होता है, रिट्रीव टॉप एलिमेंट। बस यही सब तो होता है ना? तो एक एक करके इसको लिखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टैक ट्रेवर्सल का लिखते हैं। नहीं, सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टैक एम्प्टी है या फुल इसका लिखते हैं कोड। तो एम्प्टी और फुल ये क्या होते हैं? बूलियन वैल्यूज होते हैं, करेक्ट? ओके। तो bool इज स्टैक एम्प्टी। क्या इस फंक्शन को कोई पैरामीटर लेने की जरूरत है, हाँ या नहीं? बताइए। बस, अब जितना मुझे बोलना था मैंने बोल लिया, बात लोग ही बोलेंगे।
टॉप लेने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है। आ, और कोई कुछ कहना चाहेगा? एक्सेस जरूरी नहीं है, बट रेस रेंज दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? ओके। क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पास सारे डेटा मेंबर्स यानी कि ये चीजें, और सारे मेंबर फंक्शन यानी कि ये चीजें, और जो भी हम लिखने जा रहे हैं वो सभी प्रेजेंट होंगे। क्योंकि वो सभी प्रेजेंट होंगे स्टैक के पास, इस वजह से अ, उस ऑब्जेक्ट के पास, इस वजह से हमें इस ऑब्जेक्ट को बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे स्टैक का टॉस कहाँ है। अगर ये फंक्शन एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होता जो कि क्लास के बाहर लिखा जा रहा होता, तो हमें उस फंक्शन को बताना पड़ता है कि कौन से स्टैक का टॉस कहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ऐसे। कोई एरर नहीं आया ना, इसका मतलब मैं टॉस को एक्सेस कर सकता हूँ। आपका कंसर्न सही था कि हमें टॉस को यहाँ पर एक्सेस करने की जरूरत है। वी नीड टू एक्सेस टॉस हियर। ठीक है। बट टॉस को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से ही एक्सेस कर सकते हैं। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो सिंपल रूल ऑफ थंब ये देखिए, ये वाला जो करली ब्रैकेट है और ये वाला जो करली ब्रैकेट है, इसके अंदर जितना सिस्टम लिखा हुआ है ये एक पैकेट है। इस पैकेट के अंदर की किसी भी एक चीज को पैकेट के अंदर की दूसरी चीज पर तक पहुंचने की पूरी छूट है। तो वो पैकेट के अंदर की दूसरी चीज तक पहुंच सकती है बिना उसे प्रदान किए हुए। तो यहाँ पर हमें उसे प्रदान करने की जरूरत नहीं। ठीक। ओके। अब हम्म, हाँ जी, स्टैक एम्प्टी। तो मुझे बताइए कि अगर टॉस जो है -1 के बराबर है, मतलब स्टैक एम्प्टी है। टॉस डबल इक्वल -1, स्टैक इज एम्प्टी। टॉस डबल इक्वल मैक्स साइज -1, स्टैक फुल। इज फुल। ऐसा क्यों है वो समझ आया? कल बताया था, यस्टरडे मतलब परसों बताया था क्लास में। ठीक है। बात नहीं। तो ये लाइन ठीक है ना, रिटर्न टॉस डबल इक्वल्स टू -1। अगर टॉस -1 है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, एक चीज ट्राई कर रहा था पर वो नहीं होगी, कोई बात नहीं। लेकिन लिस्ट में हो जाएगी, मत परेशान होइए।
ठीक है, bool is stack empty वाला फंक्शन क्या सबको समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है, अब इस स्टैक फुल के लिए क्या लॉजिक होगा, कोई बता सकते हैं क्या? if TOS equals to max size minus 1, return बिल्कुल true. सही। एक बार ये चीज करते हैं, ठीक है। कहाँ गया? ठीक है, लाइन नंबर 24 एक्सप्लेन करिए। जो if else स्टेटमेंट होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए अपन टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इधर अपन ने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है। अगर जो वैल्यू ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है वो अगर उसका जो आउटपुट 1 है तो ट्रू ट्रू रिटर्न रिटर्न होगा, होगा। फॉल्स हाँ, रिटर्न होगा। बिल्कुल सही। तो ये चीज भी वही लिखी हुई है, रिटर्न टॉस डबल इक्वल टू मैक्स साइज माइनस वन। अगर टॉस मैक्स साइज माइनस वन के बराबर है तो रिटर्न होगा ट्रू, वरना फॉल्स। ठीक है, ओके। अब स्टैक को ट्रेवर्स करने का कोर्स लिखते हैं, ठीक है। ओके, स्टैक को ट्रेवर्स करने के कोड का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? void। बहुत सही। जब तक हम कोड लिख रहे हैं तब तक आप बताइए क्यों होना चाहिए वो। ट्रेवर्स कराना है तो जो रूप रजाई थी वहीं पे सी आउट करा देंगे, कुछ रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लाइन नंबर 29, 28, 29, 30 कौन एक्सप्लेन करेगा? हमने इफ कंडीशन लगाते चेक किया है, हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो सी आउट कर ले, उसके बाद रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। कोई और बताइए, फॉर के अंदर की कंडीशन सही है क्या, सही है या गलत है? सही है तो क्यों सही है? इक्वल्स टू नहीं आना चाहिए था जो ये वाली ये चेक कंडीशन है ना बीच में, इक्वल्स टू TOS नहीं आना चाहिए था। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? सबको लगता है नहीं आना चाहिए? नहीं सर, आना चाहिए आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों क्योंकि आना हमारा चाहिए? TOS वो मैक्स साइज -1 है। हम्म, टीओएस जो होता है वो भी जीरो से स्टार्ट होता है, तो वो आई थे हम्म, वैसा ही है। बिल्कुल सही। TOS क्या है? 3 है, करेक्ट?
अगर हम आई को लेस देन 3 तक चलाते हैं तो 1 पे चलता, 2 पे चलता, 3 पे नहीं चलता। क्या 3 पे एलिमेंट है, यस और नो? यस। तो 3 पे उसको चलना चाहिए, यस और नो? यस, पर लेकिन जीरो इसलिए से इसको, स्टार्ट है ना। ओके, अब बताइए भाई। अब बताइए। पर लेकिन हम तो इसमें पूरा इंडेक्सिंग में ही चल रहे हैं ना, तो जीरो से लेकर टीओएस। जीरो से लेकर के अगर ओके आई ओके। जीरो, हाँ समझ आ गया। हाँ। ओके। ठीक है, इंडेक्स जीरो के लिए चलता है, इंडेक्स वन के लिए चलता है, इंडेक्स टू के लिए नहीं चलता। क्यों? क्योंकि लेस देन टीओएस था। पर इंडेक्स टू पे एलिमेंट है क्या? हाँ है। तो इंडेक्स टू के लिए चलना चाहिए था जी, चलना चाहिए था। नहीं चला, गलत बात है। अगर इक्वल कर देंगे तो टॉस कहाँ तक चलेगा? टू तक चलेगा। आई कहाँ तक चलेगा? टॉस तक। टॉस कहाँ पर है? टू पर। तो आई कहाँ तक चलेगा? टू तक चलेगा। टू पे एलिमेंट है, हाँ है। टू के आगे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? टू के आगे एलिमेंट नहीं है। समझ आई बात? यस सर। वेरी नाइस। ये फंक्शन सही लिखा है, चेक करिए। सही लिखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं कि लिखते हैं रिट्रीव टॉप एलिमेंट वाला फंक्शन। तो बताइए, रिट्रीव टॉप एलिमेंट वाला जो फंक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा? सॉरी, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? इंट। ठीक है, और लिखा कैसे जाएगा वो भी बता दीजिए। अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो हम इसका जो सीधे टीओएस है वो प्रिंट करवा देंगे, स्टैक ऑफ टीओएस। ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है तो ठीक है, अगर एम्प्टी है तो अगर एम्प्टी है तो डायरेक्टली अपन रिटर्न कर जाएंगे यूजर को प्रॉम्प्ट देके कि स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, बिल्कुल सही। क्या यहाँ पे रिटर्न नल लिख सकता हूँ मैं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये तब करते हैं जब अपना रिटर्न टाइप कोई पॉइंटर जैसा हो, जैसे कुछ कोड्स होते हैं ना गीक्स फॉर गीक्स पे, लिस्ट नोड एस्ट्रिक, तो उसमें रिटर्न नल और नल पीटीआर इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक टाइप का पॉइंटर होता है। ठीक है, तो नल पीटीआर और नल में क्या फर्क है फिर? दोनों सेम चीजें हैं। अच्छा, तो नल पीटीआर रिटर्न कर रहा हूँ तो एरर दे रहा है। एरर क्या है? रिटर्न वैल्यू टाइप डज नॉट मैच द फंक्शन टाइप। फंक्शन टाइप क्या है? इन। हम्म, रिटर्न हम्म। टाइप क्या है? नल पीटीआर। तो नल पीटीआर रिटर्न करने से मना कर रहा है, पर जब मैं एनयू डबल नल दे रहा हूँ तो वो रिटर्न करने दे रहा है। इससे क्या समझ में आता है आपको? कि अलग, कुछ तो अलग है। नल रिटर्न कर सकते हैं इसका मतलब, ठीक है। बहुत बढ़िया। ट्रेवर्स टैग में नल क्यों नहीं रिटर्न किया था? वॉइड डेटा टाइप था। बिल्कुल सही, तो कुछ रिटर्न नहीं करना, नॉट इवन नल। रिटर्न क्या करेंगे टॉप ऑफ स्टैक में, बताइए। स्टार्ट टीओएस वाला इंडेक्स। सही, ठीक है। ये फंक्शन चेक करिए, सही लिखा है कि गलत? ठीक है, अब एक काम करते हैं, साइज ऑफ स्टैक बताते हैं। तो बताइए कि साइज ऑफ स्टैक का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? इंट।
अगर स्टैक नल में एम्प्टी नहीं हुआ तो फिर टीओएस प्लस 1 रिटर्न होगा, और अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो नल रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अगर स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक का साइज क्या है? -1 नहीं, स्टैक का साइज क्या है? स्टैक का साइज 0। 0। जीरो हाँ, जीरो। तो ठीक है, डायरेक्टली टीओएस तब +1 ही कर देते हैं ना। बिल्कुल सही बात। तो ये वाला जो कोड है ये रिडंडेंट है, इसकी जरूरत नहीं, राइट, है ना? ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख करके, यहाँ पे रिटर्न नल की जगह रिटर्न 0 कर देते हैं, जिससे लॉजिकली साउंड हो जाए, यानी कि लॉजिकली सही हो जाए। और फिर भी हमने यहाँ पर लिख करके इसको कमेंट कर दिया है, जिससे आपको याद रहे कि ये रिडंडेंट है, कोड रिडंडेंसी कम करनी है। ठीक है, साइज ऑफ स्टैक वाला फंक्शन सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब मुझे बताइए कि कौन सा फंक्शन दिखाई है। ठीक है, अब हम लिखते हैं पुश फंक्शन। ठीक है, पुश का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? वॉइड। मुझे ये बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी भी फंक्शन में कोई भी पैरामीटर क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये सब कुछ एक पर्टिकुलर अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए अपन उनके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, सॉरी डेटा मेंबर्स हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये जितने भी ऑपरेशंस थे सब के सब टीओएस से रिलेटेड थे, और टीओएस क्लास के अंदर सब कुछ डिफाइन कर ले तो वो ये एक्सेस। क्लास के अंदर के, हाँ, क्लास के अंदर के मेंबर्स से रिलेटेड थे। अब मुझे आप बताइए, जब आप पुश करेंगे कोई भी वैल्यू, तो वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको? यूजर यूजर से, से। है ना? तो आपको यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी, है ना? और लेना जरूरी है। ये डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं हो सकता, यहाँ पर मैंडेटरी है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन, वैल्यू लेनी ही लेनी पड़ेगी, तभी ना पुश करेंगे। ठीक है, अब पुश कैसे लिखे थे बताइए। अगर पूरा भरा हुआ नहीं है, यानी कि टीओएस इज नॉट इक्वल्स टू मैक्स साइज -1, तो हम पुश करवाएंगे, वरना हम रिटर्न कर देंगे कि स्टैक इज ओवरफ्लो और इट इज फुल। ठीक है, अगर फुल नहीं है तो ये, अगर फुल है तो फुल है तो प्रॉम्प्ट दे देंगे कि स्टैक इज फुल। वही, सॉरी, स्टैक फुल है तो ये, अगर फुल नहीं है तो नहीं है तो उसमें जो स्टैक ऑफ टॉप के आगे को, टॉप को आगे बढ़ाएंगे पहले, और फिर उसी वैल्यू पे वैल्यू से इक्वेट कर देंगे, उसको असाइन कर देंगे, सॉरी आई मीन। अच्छा, क्या ये सही है? इस कॉन्टेक्स्ट में सही है, पर जैसा मैंने आपको बताया था, पहले टॉस के एक आगे पर इंसर्ट करेंगे, फिर टॉस को बढ़ाएंगे। ठीक, स्टैक यूजिंग अरे में ये ठीक है, लिंक लिस्ट में इसमें फिर दिक्कत पड़ेगी। तो यहाँ के लिए इसको बिल्कुल अलाउ कर रहे हैं। कमेंट आउट क्यों कर रहा हूँ वो बताऊंगा फिर इसमें। पहले क्या किया हमने, स्टैक के अंदर जो टॉस +1 है उस पर डाला वैल्यू, और फिर टॉस को इंक्रीमेंट कर दिया।
हम्म, ठीक है। ये जो तरीका वो मैंने बताया था वो, ये जो तरीका जो अभी आपने बताया वो है। अब मैं एक शॉर्टकट लिखूंगा, वो होगा stack प्लस प्लस लाइन नंबर 68 एक्सप्लेन करिए। पहले जब स्टैक टी प्लस प्लस टीओएस पे जाएगा तो सबसे पहले उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, फिर उसकी वैल्यू को यूज किया जाएगा उस कोड पे, उस लाइन में, ऑपरेशन में। ठीक है, सही है। और किसी को डाउट? मतलब सबको समझ आ गया ये? बताइए। ठीक है। हाँ पॉप फ्रॉम स्टैक, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? कार भी हो सकता है, बिकॉज कार इंट दोनों हो सकता है। बेसिकली इंट प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज हमको नहीं पता स्टैक के अंदर हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो सिर्फ 8 डिजिट की है, उसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं, तो इंट ज़्यादा अच्छा होगा। और कोई कुछ कहना चाहेगा कि पॉप फ्रॉम स्टैक का रिटर्न टाइप क्या होगा? सर, वो तो सर जो अपन ने स्टैक बनाई है ना, उसका जो डेटा टाइप है कि इंट है या कैरेक्टर है, वो उस पर डिपेंड करेगा ना कि पॉप का रिटर्न टाइप क्या होगा। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं वॉइड रिटर्न टाइप लिखना चाहता हूँ पॉप का, तो सही है गलत है? हो सकता है। कर हम्म, सकते हैं अगर अपन क्योंकि यूजर को बता दें कि ये अपन ने रिटर्न कर दिया है, मतलब हटा दिया है स्टैक से। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एक रिटर्न का फंक्शन डाल रहे हैं, इसलिए हमें पॉप करते वक्त रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। अब दिस इज एप्लीकेशन डिपेंडेंट, आप जैसा कोड लिखेंगे अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अपना सीखने के लिए, या जब आप काम करेंगे तब, वो उस समय डिपेंड करेगा। और आई एम श्योर आप लोग इतने काबिल हैं कि वॉइड हटा के इंट लगा ले, राइट? सिर्फ एक ही आदमी, सिर्फ एक ही इंसान है जो वॉइड हटा के इंट लगा सकता है। हम्म, अच्छा। अब पॉप फ्रॉम स्टैक कैसे करेंगे? जैसा आपने बोला कि यूजर को बता देते हैं कि क्या पॉप हुआ है। ठीक है, बता देते हैं। लाइन नंबर 77 एक्सप्लेन करिए। स्टैक का टीओएस पहले वो कराया और उसमें पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो वो पहले टीओएस शो होता, उसके बाद डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। स्टैक से उसको डिलीट क्यों नहीं किया? अरे है तो आवश्यकता नहीं पड़ी थी, वो ओवरराइट हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अब क्या कोई फंक्शन बच रहा है? नहीं बच रहा है, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए डाल सकते हैं। जैसे अपनी कन्वीनियंस के लिए इस स्टैक फुल वाला जो फंक्शन है, अब यूजर को डायरेक्टली अगर पता करना है कि स्टैक फुल है कि नहीं, तो इससे कोई खास मतलब नहीं निकले। एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं प्रिंट स्टैक फुल करके, है ना? उसमें क्या होगा कि यूजर जो है, उस फंक्शन के अंदर क्या होगा कि वो पहले चेक करेगा इफ स्टैक इज फुल, तो वो प्रिंट करेगा यस स्टैक इज फुल, इफ नॉट देन वो प्रिंट करेगा स्टैक इज नॉट फुल। और यूजर को पता चल जाएगा कि स्टैक फुल है कि नहीं। आप चाहें तो बना सकते हैं, अभी हम लोग नहीं बना। ठीक है। ओके। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। ठीक है, स्टैक यूजिंग अरे स्टैक। हमने एक स्टैक बना लिया, उसका नाम क्या है? स्टैक। ठीक। पहले हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं स्टैक डॉट इज स्टैक एम्प्टी। इस चीज को हम करा लेते हैं CI।
क्या आउटपुट आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, राइट? यस सर। क्या आउटपुट आया? ठीक है, आउटपुट सही आया। नॉट वरी। इसके बाद हम करते हैं ट्रेवर्स स्टैक, ठीक है ना? स्टैक डॉट ट्रेवर्स स्टैक। ट्रेवर्स स्टैक एक फंक्शन है, उसको सी आउट करने की जरूरत नहीं है। सी आउट करेंगे तो क्या होगा? ट्रेवर्स स्टैक फंक्शन आपको दिखा देते हैं एक बार। हाँ जी, ये है ट्रेवर्स स्टैक फंक्शन। अगर सी आउट करेंगे इस फंक्शन को तो क्या होगा? Stack is empty, then returned from that function. नहीं, अगर इस फंक्शन को सी आउट करेंगे तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन वॉइड रिटर्न कर रहा है। सी आउट एक ऑफ स्ट्रीम यानी कि आउटपुट स्ट्रीम का ऐसा कैरेक्टर है जो कि स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करता है। स्ट्रीम इंसर्ट करने के लिए स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि एक बाइनरी ऑपरेटर है, यानी कि उसको दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं। पहला ऑपरेंड उसका सी आउट है, दूसरा ऑपरेंड इसका होगा कोई ना कोई वैल्यू जो कि किसी में से डेटा टाइप की होनी चाहिए। वॉइड कोई भी वैल्यू नहीं है जो किसी डेटा टाइप की हो, इस वजह से एरर आएगा। इस वजह से एरर आएगा। क्या क्लियर हुआ? हाँ सर, क्योंकि उधर void है ना, इसलिए सी आउट डायरेक्टली फंक्शन हाँ का नहीं करवा सकते। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ट्रेवल स्टैक में क्या आना चाहिए? स्टैक इज एम्प्टी करें। ठीक है, तो स्टैक इज एम्प्टी की जगह स्टैक डॉट पुश कर देते हैं। तो पहले पुश करते हैं 5 और फिर पुश करते हैं 6, ठीक है। और फिर सी आउट कर लेते हैं स्टैक डॉट टॉप, उसके बाद हैंडल, और फिर स्टैक को ट्रेवर्स कर लेते हैं। उसके बाद स्टैक डॉट पॉप कर लेते हैं 3 बार। ठीक है, ये कोड रन करके देखें क्या आउटपुट आना चाहिए। पहले आप लोग बताइए मुझे यहाँ पर क्या आउटपुट आना चाहिए। 1. ठीक है, उसके नीचे Stack is empty. ठीक है, उसके नीचे एक बार फंक्शन दिखाना प्लीज। वो बस चला जाएगा, उसके अंदर कोई आउटपुट नहीं आएगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर सिमिलरली। भी हाँ, ठीक है, यहाँ पर 6. ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे सबसे पहले 5 फिर 6। ठीक है, यहाँ पर पहले 5 हटेगा पहले फिर 6। 6 हटेगा फिर 5 हटेगा। हाँ, पहले ठीक है, 6 उसके हटेगा, बाद थर्ड सॉरी। वाला है। देन 5। स्टेट हाँ, इज थर्ड एम्प्टी शो हो जाएगा। हम्म। वन स्टैक इज एम्प्टी, नो आउटपुट, नो आउटपुट 6 स्टैक 5 6 पॉप 6 पॉप 5 स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है। हम्म, ये स्टैक ऐसे उल्टा तो नहीं लग रहा है। पहले ये है, मतलब 5 पहले गया था, 6 बाद में गया था, और ये ओपनिंग है स्टैक की। इसको उल्टा कर दें, जैसा आप लोगों ने यहाँ देखा था ड्राइंग में, वैसा कर दें स्टैक को। नहीं सर, समझ जाएंगे हम। ऐसे समझ जाएंगे। रुकिए एक बार उल्टा करके देखो।
ऐसा ठीक है कि वो ज्यादा ठीक था जो इसके पहले था? कौन सा ठीक है? ये वाला ठीक है तो थम्स अप, पुराना वाला ठीक था तो थम्स अप। हाँ जी। तो ये तो हो गया। ये हो गया स्टैक यूजिंग अरे, ठीक है। अब बचा क्या? स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो उसको क्या ड्राइंग से समझाना है कि डायरेक्ट कोड पे आना है? बताइए। कोड खुद से कर लेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट की क्लास बनाते आएगी? सबसे आ जाएगी? लिंक्ड लिस्ट की क्लास बना के दिखाऊं कि ना दिखाऊं? सर एक बार बता दीजिए ये वाली, सिर्फ क्लास बना के, स्टैक हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, स्टैक आप लोग बना लीजिएगा, मैं लिंक्ड लिस्ट बना के दिखाता हूँ क्योंकि लिंक्ड लिस्ट कैसे बनती है। DCLL बना लेते हैं, डब्ल्यू सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, या सिंगल? कौन सी लिंक्ड लिस्ट बनाए आप बताइए? सर सिंपली। लिंक्ड लिस्ट का एक हेड होता है, करेक्ट? ओके। हर लिंक्ड लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ डेटा होता है ना? तो मैं दो डेटा लेता हूँ, इंट नम और स्ट्रिंग नेम, ठीक है। ओके। हर लिंक्ड लिस्ट का जो ब्लॉक होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। लिंक्ड लिस्ट का नोड जो होता है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या होता है? पहले उसके अंदर होता है डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद उसके अंदर होता है पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। उसके बाद डब्बा खत्म, ठीक है। ये होता है सिंगल लिंक्ड लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है? ये है डेटा वन, ये है डेटा टू, और ये है पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसका सिंगल लिस्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की इनिशियलाइजर लिस्ट में हम डालते हैं हेड की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी नल पॉइंटर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे आउट लिंक्ड लिस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। डेटा के अंदर नम कॉमा, नम जिसका टाइप है इन, कॉमा नेम जिसका टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। इतनी डिटेल हमने यूजर को दे दी, कब? कंस्ट्रक्टर के समय, है ना? ओके।
उसके बाद यहाँ पर लिंक लिस्ट की जगह सिंगल लिंक लिस्ट लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ट्रेवर्सल होता है, तो वॉइड अब आप मुझे बताइए कि ट्रेवर्स करने के पहले क्या आपको ये पता होना चाहिए कि लिस्ट खाली है कि भर गई है? तो पहले एक फंक्शन बनाते हैं, bool list is empty। ठीक, ये क्या करेगा, रिटर्न हेड डबल इक्वल null pointer। ऐसा क्यों है, लाइन नंबर 22 एक्सप्लेन करिए। अगर हमारा जो हेड है वो नल है तो हमारी लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, तो अपन रिटर्न ट्रू करेंगे उसमें। Very good। लाइन नंबर 31 एक्सप्लेन करिए। एक टेम्प एच करके हमने पॉइंटर बनाया है जिसमें हमने हेड का जो हेड में जो एक सिंगली इंटरेस्ट टाइप का पॉइंटर बनाया है जिसका नाम टेम्प एच है। उसमें हेड से उसको इनिशियलाइज किया है, उसके बाद फॉर लूप चलाया है। फॉर लूप में सिंस इनिशियलाइज पहले फर्स्ट होते हैं तो इनिशियलाइजेशन वाली कंडीशन स्टेट करी है। फिर कंडीशन वाला पॉइंट है जब तक टेम्प एच हमारा नल पॉइंटर नहीं होता, और फिर इंक्रीमेंट में टेम्प एच इज इक्वल टू टेम्प एच का नेक्स्ट। ये यहाँ पे हेड की जगह नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, वेरी नाइस। अब लाइन नंबर 33 एक्सप्लेन करिए। जब तक हमारा टेम्प एच नल नहीं हो जाता तब तक टेम्प टेम्प एच का नेक्स्ट होता जाएगा। ठीक है, सही है। अह, एक चीज यहाँ पर करनी चाहिए हमें, जो कि इस कोड को ज्यादा सही बनाएगी, वो ये है कि इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग या एंडिंग तक कैसे पहुंचेंगे उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। या लिंक लिस्ट नोड नोड का नोड नहीं नहीं सर, एक मैं पहले लिखता हूँ, फिर आप बताओ। तो हम ये लिंक लिस्ट का उसका पॉइंटर का नाम था, और नेक्स्ट उस नोड की वैल्यू जाएगी, और नोड की जो फर्स्ट वैल्यू है वो भी नल हो। तो सबसे पहला जिसका नोड बनेगा उसका जो नेक्स्ट होगा वो नल होगा, है ना।
तो उसके बाद अगर कोई नोड बनता है, जो नोड इस वाले के बाद आएगा, यानी नोड 1 और नोड 2, नोड 1 बनता है क्या होगा, नोड 2 बनता है, और नोड को कहाँ लाना है, नोड के बाद, है ना। तो हम नोड के अंदर क्या है, नोड ऊपर, राइट। यस यस अब हाँ, तो यहाँ फॉर के अंदर रिवर्सल क्या कहते हैं, हाँ, लाइन नंबर 38 से बोले। लाइन जब तक टेम्परेचर नहीं हो जाता तब टेम्परेचर बराबर टेम्परेचर का नेक्स्ट दूसरा जाएगा, और हो जाएंगे डेटा। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे वर्ड अच्छा, हमें हेड भी चाहिए का। हेड ये कोई रहेगा, get a reference of the first node address. अच्छा, अब हेड पर करना का क्या होता है, हम सब बोर्ड ले। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, क्या सभी लोग तो क्या कर सकते हैं, at start middle and ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आपका डाउट हो रहा होगा, आपको डाउट लिखा था कि ये राइट, ये आप लोग रिविजन नहीं, No, sir, हम लोग सीएससी वाले हम लोगों को ऐसा हुआ था कि सबसे पहले सी सिखाया था, फिर सी प्लस प्लस सिखाया था, लेकिन उसमें जो इंग्लिश कॉन्सेप्ट वो इम्प्लीमेंट करने सिखाए थे, और वहाँ हम सीखे थे। तो जो वो जो हम प्रेस कर रहे हैं मीडियम में यही देख रहे हैं कि क्लास के अंदर बने हैं एक्चुअली, नाम स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, क्लास के अंदर देखना था बस। नेक्स्ट और राइट, तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर तो स्टार
रेड इक्वल टू नल, है ना? सेम चीज है। ठीक ठीक है, वेरी वेरी। अब ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं, है ना? तो स्टैक एक्टिविटी कराना है या वो भी आप कर लोगे। अभी आप तो कर लो ना, अभी आप बोलो। ठीक है, तो फिर यहाँ स्टैक कर सकते हैं। बस स्टैक क्वेश्चन तो क्या करना है, सिस्टम से मैं बड़ा सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्लास आपका फिर फाइंड करो शाम को 10 बजे। तो मैं ये सॉल्व करूँगा, क्या बोलते हैं, आपको क्यों हो जाना पसंद पड़ता है, फिर आपको बहुत दिन काम आपको कर जैसे हम लोग ने इसके साथ